तो पिछली बार डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी का सामान्य परिचय और कुछ बेसिक्स। साइटोलॉजी बताया था, सेल बायोलॉजी कुछ क्या बताया था, डीएनए बताया था। डीएनए के बेसिक्स, हाँ, और जीन के बारे में बात कर रहे थे। तो सबको समझ में आ गया जीन कहाँ है। आप इस जीन को, जितने भी जीन है 20,000 से 25,000 की संख्या मानी जा रही है, वेरी करती है। 4-5 एजेंसी इस पे काम कर रही है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कर रहा है, CSDS भी कर रहा है। ऐसी 4-5 एजेंसी जीन्स की स्टडी कर रही है कि हमारे शरीर में कितने जीन है। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी बताई थी मैंने आपको, बिडल टाटन की। अच्छा, जीन हाइपोथेसिस, उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जीन हाइपोथेसिस ये है कि एक जीन एक प्रोटीन को बनाने वाली संरचना को कहते हैं। एक जीन किसे कहते हैं? डीएनए का वो हिस्सा जो आपको बताया था शायद, 51 एमिनो एसिड, इंसुलिन, सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन, प्राथमिक संरचना वाली प्रोटीन। प्रोटीन्स की 3-4 तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है वो इंसुलिन है, 51 एमिनो एसिड। अल्फा चेन, बीटा चेन, 2 चेन है, एक 31 एमिनो एसिड की है, एक 20 की है। डाइसल्फाइड बॉन्ड है दोनों के बीच में, चेन के बीच में। तो ये इंसुलिन है। 51 एमिनो एसिड्स के लिए जेनेटिक कोड की बात की थी, जेनेटिक कोड की बात शायद नहीं की। निरेनबर्ग और खुराना, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना को नोबेल प्राइज जो मिला था वो जेनेटिक कोड के लिए मिला था। तो ये सब बातें हम बेसिक्स हैं, दरअसल इसी से जेनेटिक इंजीनियरिंग और वो सब समझा जाएगा। तो आपसे शायद सोलेनॉइड और न्यूक्लियोसोम की बात की थी मैंने, कि सोलेनॉइड होता है, न्यूक्लियोसोम होता है, फिर उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, ये बोला था ना। हाँ, तो ये जब बात कर रहे थे हम, तो डीएनए की जो, अगर आप लंबाई की बात करें, डीएनए को एंगस्ट्रॉम में हम लोग चौड़ाई नापते हैं उसकी, इस तरह से 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक आप ये सब पढ़िएगा, डीएनए स्ट्रक्चर, वाटसन क्रिक मॉडल, वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, उसकी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी क्या है, और दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो डायमीटर है, जो नाइट्रोजनस बेस की दूरी है, वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एंगस्ट्रॉम में हम उसको नापते हैं। अब उसको आप नैनोमीटर में भी नाप सकते हैं, एनएम में भी नाप सकते हैं, है ना। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू नैनोमीटर, ये आप सर्च करेंगे तो आप नैनोमीटर में आ जाएगा। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये चीज़ें काम आएगी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी है अपने आप में। बहुत बारीक लेवल पे 10⁻⁹ के लेवल पर ही जाकर के बहुत सारे काम हो रहे हैं। और इस डीएनए की कुछ फैक्ट्स हैं, अगर आप गूगल पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डीएनए अगर इस टाइप से सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, कि एक क्रोमोसोम के अंदर का, एक सेल के अंदर का, सेल कितनी है? 3 अरब सेल्स, 6 अरब सेल्स बताई जाती है, 3 से 6 अरब सेल्स बताई जाती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं, रात दिन इनका रीजनरेशन होता रहता है, ख़त्म होती है, नई आ जाती है। 24 घंटे में, 48 घंटे में हमारी सारी कोशिकाएं नई हो जाती हैं, हम नए बने रहते हैं। ये डिवीज़न की जो टाइम है ये बढ़ जाती है बुढ़ापे में, उसको एजिंग कहते हैं। एजिंग जब होती है तो सेल डिवीज़न जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, और स्लो हो जाता है, जो काम 48 घंटे में होना चाहिए वो 90 घंटे में होता है, 100 घंटे में होता है, 120 घंटे में होता है। तो स्किन मोटी और पपड़ी जमने लगती है, पुरानी सी स्किन दिखने लगती है। यंग स्किन कब तक दिखती है? जब तक बहुत फास्ट डिवीज़न होता है, या रेगुलर डिवीज़न होता है, जिस समय में जिसको रिप्लेस हो जाना चाहिए कोशिका को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ऐसे जो डिवीज़न अच्छा बनाए रखने के लिए, स्किन को यंग बनाने के लिए हम लोग कई बार एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं, विटामिन ई की बात करते हैं, टोकोफेरॉल की बात करते हैं कि विटामिन ई जितना ज़्यादा हम लोग खाएंगे, जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में होंगे, वो उतना सेल डिवीज़न को मेंटेन करते हैं, तो उससे यंग बने रहते हैं। तो स्किन ट्रीटमेंट वाले भी इस चीज़ को वो लिखते हैं। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, डीएनए, एक कोशिका के अंदर जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर उसके डीएनए को लंबा किया जाए तो लगभग 6 से 7 फीट की रस्सी आप बना सकते हैं, इतनी लंबाई उसकी हो जाएगी। और यदि शरीर के सारे डीएनए को एक साथ जोड़ दिया जाए तो धरती से चंद्रमा के 7,000 चक्कर लगाए जा सकते हैं, 7,000 बार लपेटा जा सकता है धरती और चंद्रमा। 3.84 लाख किलोमीटर, इतनी जो लंबाई है धरती से चंद्रमा की।
उसको कितनी बार? 7000 बार। इतना डीएनए हमारे अंदर मौजूद है, बस वो कॉम्प्रेस्ड है। आप कॉम्प्रेस फाइल बनाते हैं ना, केबी में बना देते हैं, है ना, तो जैसे जीबी को केबी में बना दिया गया है ना, गीगाबाइट को किलोबाइट में ला के रख दिया, तो बहुत कितनी छोटी फाइल आ जाती है ना। 57 केबी की फाइल हो गई, और जो कितनी थी, मान लीजिए 200 जीबी की थी, उसको 57 केबी में बदल दिया। तो आप जितनी क्षमता लेके घूम रहे हैं, और वो सारी की सारी इतनी सारी जो क्षमता है वो क्या है? वो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, और उन इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया गया है। कितना बड़ा टास्क था ये, उन इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया गया है कि वो इंफॉर्मेशन है क्या। यही ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग है, यही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, और 12-13 साल लगे इसको, 2003 में कंप्लीट कर लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, क्रेग वेंटर की कंपनी थी सेलेरा जीनोमिक्स, अभी सेलेरा कॉर्पोरेशन है वो। अब सेलेरा कॉर्पोरेशन को ढूंढेंगे आप सेलेरा जीनोमिक्स को, तो मिल जाएगा। उसने ये काम किया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब तो 4-5 एजेंसी काम कर रही है ह्यूमन जीनोम के ऊपर, उसकी सीक्वेंसिंग के ऊपर। अब ये है कि जब आप ऐसी कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कि क्रोमोसोम की कोई भुजा टूट गई है, कोई आर्म जो है क्रोमोसोम की टूट गई है, जैसे क्राइडुचेट सिंड्रोम। क्राइडुचेट सिंड्रोम होता है, क्रोमोसोम नंबर 5 जो होता है उसकी पी जो आर्म है, दरअसल किसी भी क्रोमोसोम की 2 आर्म होती है, एक क्यू आर्म और एक पी आर्म। पी आर्म जो होती है वो छोटी और क्यू आर्म बड़ी, है ना। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देखे ना आपने, तो सामान्यतः सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं। जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के बीच में ना होकर के थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। तो एक भुजा कैसी हो जाती है? छोटी, और एक भुजा बड़ी हो जाती है क्रोमोसोम की। तो जो छोटी भुजा है वो पी भुजा कहलाती है। तो क्राइडुचेट सिंड्रोम में क्या होता है, 5वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, दरअसल क्या है, सबसे पहले कैरियोटाइप एनालिसिस किया गया था। क्रोमोसोम के जो 23 क्रोमोसोम पेयर क्रोमोसोम है, उनको लाइन से ऐसे सेट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू लेंथ और उसके फंक्शन के हिसाब से। तो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, ऐसे 22 सेट, और उसके बाद 23वां जो जोड़ा था वो सेक्स क्रोमोसोम का था। तो जो मेल होते हैं उनमें XY और फीमेल में XX क्रोमोसोम। ये इस तरह से इसको बोलते हैं, इसके जो एक्सरे जैसा जो एक पिक्चर बनाया जाता है उसको बोलते हैं ईडियोग्राम। और जब उसका आप इस तरह से एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरियोटाइप एनालिसिस, उसको बोलते हैं कैरियोटाइप, ह्यूमन कैरियोटाइप। मेल कैरियोटाइप में क्या होगा, XY होगा, फीमेल कैरियोटाइप में XX होगा। बस उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 23 जोड़े लिखे हुए हैं ये किसके हैं। और प्रत्येक क्रोमोसोम के ऊपर कौन है, जो हमने आपको बताया था कि क्रोमोसोम के अंदर सोलेनॉइड मॉडल है, सोलेनॉइड मॉडल के अंदर न्यूक्लियोसोम मॉडल है, और न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर क्या है, गुणसूत्र है, जिसके अंदर डीएनए है। न्यूक्लियोसोम जो है वो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं, आप जाकर के खोजिएगा गूगल में न्यूक्लियोसोम, और उसके इमेजेस अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टोन प्रोटीन्स होती हैं, H2A, H2B, H3, H4, ऐसी 4 स्टोन प्रोटीन इंटू 2 यूनिट होती है उनकी, एक की। और जो नॉट वाली जगह होती है, यानी उसके चारों तरफ एक रस्सी जैसा बंधा होता है, उसको डीएनए कहते हैं। और डीएनए जो नॉट बनाता है वो H1 प्रोटीन की बनाता है, इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। इसीलिए डीएनए के इस हिस्से को यूक्रोमेटिन कहा जाता है। आरएनए के इस हिस्से को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम के इस हिस्से को यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोसोम के 2 भाग हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर डीएनए होता है, उसमें आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, और ये आनुवंशिक सूचनाएं किस रूप में होती है, जीन्स के रूप में होती है। तो डीएनए जो पूरी तरह से बना है, अब बड़ा जादुई हिस्सा है, बड़ा मैजिकल पार्ट है बॉडी का, क्योंकि उसके अंदर पूरे शरीर को बनाने की संरचना है। जो हम अभी डीएनए बिल जो अभी गवर्नमेंट का पास हुआ है, उसके ऊपर भी यही चीज़ आपत्ति आ रही है कि उसके अंदर एक मनुष्य को पूरा बनाने की क्षमता है। डीएनए के अंदर आप एक क्रोमोसोम के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की सूचनाएं मिलेंगी। अब जो 23 क्रोमोसोम है उनकी अलग अलग भुजाओं में जो डीएनए है वो अलग अलग तरह की सूचनाओं को धारण करता है। ये सूचनाओं को धारण कैसे करता है, जेनेटिक कोड के माध्यम से करता है, इसको कोडॉन बोलते हैं। अब ये कोडॉन क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। एक शब्द आपने सुना होगा न्यूक्लियोटाइड, यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है,
दरअसल जब डीएनए का निर्माण होता है तो डीएनए की ये बेसिक यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? बेसिक यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक फॉस्फेट होता है, एक शुगर होती है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं डीएनए में, आपने सुना होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और जब हम आरएनए के अंदर जाते हैं तो वहाँ थाइमिन की जगह हम किसे पाते हैं? यूरेसिल को। थाइमिन की जगह होता है यूरेसिल। तो ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। और जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर हमेशा उसे कहते हैं जो पेंटोज शुगर होती है। राइबोज हमेशा कैसी होती है? पेंटोज। आपने शुगर के फार्मूले देखे होंगे, जैसे C6H12O6। कार्बन यदि 6 है तो वो हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन वाली है, इसलिए वो कौन सी है? हेक्सोज शुगर है, और उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। सामान्य हेक्सोज शुगर का एग्जाम्पल क्या हो गया? हेक्सोज शुगर। लेकिन जो राइबोज शुगर है वो हेक्सोज नहीं है, वो क्या है? पेंटोज है। उसके अंदर एक कार्बन कम है, C5H10O5। उसका फार्मूला हो जाएगा C5H10O5। ये राइबोज शुगर हो जाएगी। तो जो आरएनए है उसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को हम क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब वो न्यूक्लिक एसिड है, एसिडिक नेचर है उसका, तो वो न्यूक्लिक एसिड है, COOH है। तो वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए वो न्यूक्लिक एसिड है। किस में मिलता है? क्रोमोसोम। क्योंकि इसका स्थान कहाँ है? क्रोमोसोम, इसलिए न्यूक्लिक एसिड है। और जिसमें जो शुगर है वो किस टाइप की है? राइबोज प्रकार की है। पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर है, इसलिए उसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। अब डीएनए में क्या हो गया? डीएनए में जो 5 ऑक्सीजन होनी चाहिए, है ना? C5 है तो ऑक्सीजन भी 5 होनी चाहिए, और H10 होना चाहिए, तो H10 तो है, C5 भी है, लेकिन O4 हो गया, ऑक्सीजन एक कम हो गई, इसलिए उसको बोलते हैं डीऑक्सी। वो क्या हो गया? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ जो राइबोज शुगर है उसके अंदर एक ऑक्सीजन कम है। एक ऑक्सीजन कम होने से ये अंतर समझ में आ गया ना डीएनए और आरएनए का। उसके अंदर यूरासिल है, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर थाइमिन है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो थाइमिन है, और वहाँ पर क्या है? थाइमिन की जगह पर यूरासिल है। बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन वो दोनों में है। वहाँ पे भी 4 नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे भी 4 नाइट्रोजनस बेस। ये जाकर के आप पढ़ेंगे तो एकदम बहुत सारे एनिमेशन है यूट्यूब पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपका एक इंटरेस्ट जगाना चाहता हूँ कि आप थोड़े से बैठ करके इन चीज़ों को करें और समय पे होमवर्क करें, ताकि आप इस चीज़ से पार होकर के निकल जाएं। फिर ये जो डीएनए के अंदर ये चारों जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये नाइट्रोजनस बेसेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। इसमें डीएनए में पैरेलल 2 सर्कुलर ऐसी स्ट्रैंड्स चलती हैं, सीढ़ी जैसी। आपने वो घूमने वाली सीढ़ी देखी होगी, कई बार दुकान फर्स्ट फ्लोर पे होती है तो ऐसे घूम के एक सीढ़ी जाती है, ऐसे जाती ना, सीधी सीधी सीढ़ी नहीं बनाते, वो जगह बचा लेती है। सीधी सीढ़ी में ऐसे नीचे तक आना पड़ता है, और आपको एकदम ऐसे चढ़ना है, थोड़ा सा ढलान देना, टिल्टिंग थोड़ा सा होता है, टिल्ट। तो उसमें क्या करेंगे? वो ऐसे घुमा देंगे, ऐसे। इस टाइप का डीएनए होता है। तो जिन दो जो आपके सपोर्ट के लिए जो पिलर हो, 2 साथ में जो चलते हैं, इधर भी पकड़ने का होता है, इधर भी पकड़ने का होता है, ये दोनों जो होते हैं ये आपकी क्या है? ये बैकबोन है एक तरह से। किसकी बैकबोन है? फॉस्फेट और शुगर की। तो डीएनए के अंदर इसी प्रकार की स्ट्रैंड्स होती हैं। और ये स्ट्रैंड्स कैसे चलती हैं? डीएनए का मॉडल आपने कई बार देखा होगा, तो उसी प्रकार का मॉडल होता है। उसमें ये स्ट्रैंड्स बनती हैं किससे? और जो सीढ़ियाँ हैं जिनके ऊपर आप पैर रख रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिन पर पैर रख करके आप चल रहे हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर जो जुड़े हुए हैं और इधर जो जुड़े हुए हैं जिस हिस्से से, वो नाइट्रोजनस बेस है। अब आगे समझ, उनका जो जॉइंट है, ये हिस्सा और वो हिस्सा। बाकी जिस रेलिंग को आप पकड़ करके चल रहे हैं वो फॉस्फेट है, और वो रेलिंग जो नीचे वाले सीढ़ी से जुड़ी हुई है ऐसे खड़ी वर्टिकल, वो शुगर है।
वो राइबो शुगर है। तो आपको मॉडल मैंने बिना पिक्चर बनाए मॉडल बता दिया, आपके सबके दिमाग में बन गया। आपने सबने वो सीढ़ी जीवन में जरूर चढ़ी होगी, इसका मतलब आपने डीएनए चढ़ा है, ठीक है। और वो जो सीढ़ी जो आप जा रहे हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और जिस जगह से वो जुड़े हुए हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन और ग्वानिन के बीच हमेशा जुड़ते हैं, और एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ATCG होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस है जो पेयर बनाते हैं, ए हमेशा पेयर बनाएगा थाइमिन के साथ में, और सी बनाएगा जी के साथ में, यानी साइटोसिन ग्वानिन के साथ में बनाएगा। ये जो पेयर बनता है, ये बॉन्ड्स का पेयरिंग साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का होता है। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, किसके बीच, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ मैंने इसलिए बताया कि आप कई सारी बुक्स में जाएंगे और कई वीडियो देखेंगे या कई एनिमेशन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पर एक चारगाफ का रूल लिखा रहता है। चारगाफ का एक रूल है कि A = T एंड C = G। तो उसको कई लोग जब वो इक्वल का निशान लगाते हैं ना, बराबर वाला, तो उसको लोग कई सारे बॉन्ड मान लेते हैं। तो मुझसे कई सारे स्टूडेंट बात करते हैं कि सर C और G के बीच में भी डबल बॉन्ड लिखा है। तो वो उसका मतलब ये नहीं है। उसका चारगाफ ये कहता है कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, क्योंकि सामने जोड़ी उसी से बनती है ना, उसी के साथ उसकी जोड़ी बनती है। तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। तो वहाँ कंफ्यूज मत होइए, एडेनिन और थाइमिन की संख्या बराबर है, साइटोसिन और ग्वानिन की संख्या बराबर है, क्योंकि वो तभी तो वो बात बनेगी। अब ये जो खड़े इस तरह से अगर आप दोनों तरफ के चीज़ों को देखेंगे तो इधर C है तो इधर G है, इधर A है तो इधर T है। तो अगर C है और सामने G है और फिर इधर C है साथ में G है और फिर नीचे फिर A है, तो CGA हुआ, तो सामने क्या होगा, GCT। आगे समझ में? अगर CGA है, साइटोसिन है, तो सामने ग्वानिन है, इधर ग्वानिन है तो उधर साइटोसिन है, और यहाँ एडेनिन है तो वहाँ थाइमिन है। आगे समझो? तो अगर मैं कहूँ CGA तो आप डिकोड करेंगे उसके सामने, तो अपने आप GCT, और अगर मैं कहूँ TTG तो हो जाएगा AAC। आगे समझना? तो ये इस तरह से आमने सामने की स्थिति होती है। और जब RNA उसको डिकोड करता है, वो कब करता है, कैसे करता है, मैं उसको समझाऊंगा आपको। तो RNA डिकोड करता है तो A को U पढ़ता है। A को क्या पढ़ता है, U, क्योंकि वहाँ यूरेसिल है, वहाँ थाइमिन नहीं होता। अब ये अंतर हो जाता है केवल RNA वाले मामले में। थोड़ा सा इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये U कहाँ से आ गया। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो थाइमिन की जगह क्या पढ़ना पड़ेगा, यूरेसिल, क्योंकि वहाँ पर थाइमिन नहीं है, वो यूरेसिल मानता है। थाइमिन को हम लोग क्या मानते हैं वहाँ पर, यूरेसिल। अब ये मैंने जो आपको बताया TTA है ना, या TTC, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ये 3 बार क्यों बोल रहा हूँ, 3 चीज़ें एक साथ क्यों बोल रहा हूँ, यही जेनेटिक कोड है, यही समझने की बात। खुराना ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो नोबेल प्राइज़ मिला नीरेनबर्ग के साथ में, तो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का जो ये मिला, ये क्यों मिला कि उन्होंने, उनके लिए कहा गया कि उन्होंने कृत्रिम जीन की खोज की, एक आर्टिफिशियल जीन बना दिया उन्होंने। दरअसल उन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की। वास्तव में उन्होंने क्या खोज डाला, जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड क्या करता है, अमीनो एसिड बनाता है। एक ट्रिपलेट कोडॉन जो होता है, जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है, यानी TTA होगा, है ना। तो UUA भी हो सकता है। अब आप जाकर के जेनेटिक कोड को अगर सर्च करेंगे तो वहाँ एक टेबल बताएंगे, और टेबल बताएंगे तो उस टेबल में बड़े मज़ेदार टेबल बनाई है उन्होंने कि ATCG, इस तरह से उन्होंने 4 खाने बना दिए हैं।
ऊपर भी 4 खाने बना दिए, एक में ए लिख दिया, एक में टी लिख दिया, एक में सी और एक में जी, फिर इधर साइड में भी लिख दिया ए टी सी और जी। अब 4 ब्लॉक खड़े हैं, वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल भी 4 ब्लॉक हैं। अब बीच में जो खाली जगह है उसमें बॉक्स बना दिए, और बॉक्स बना करके उन्होंने कॉम्बिनेशन तलाशे हैं कि कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जब 4 ऐसे होते हैं। ये थोड़ा आपका सी सेट का क्वेश्चन हो गया। सी सेट का क्वेश्चन हो गया कि 4 वैरायटी यहाँ है, 4 वैरायटी को आपने ऐसे लिख दिया, उन्हीं 4 वैरायटी को ऐसे लिख दिया। अब आप उनके कॉम्बिनेशन बनाइए, तो इसका ए ऊपर भी है, उधर भी है, तो 3 ए पहले वाले में, फिर इसका है, इसका है, उसका टी, फिर इसका है, उसका सी, फिर इसका है और फिर जी, ATCG। आगे समझ में? तो ऐसे 16 होंगे, तो 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये जेनेटिक कोड की एक तरह की एक टेबल है। यानी कि ATCG यानी कि 4 नाइट्रोजनस बेस जब होते हैं, तो 4 नाइट्रोजनस बेस अगर अपना कॉम्बिनेशन बनाए अलग अलग तरह से, रिपीट नहीं होना चाहिए। 4 तरह की चीजें आपके पास है, जैसे 4 कलर की टोपियां हैं। कितने प्रकार की टोपियां हैं? 4 कलर की। ऐसे सवाल आते हैं कि 4 कलर की अगर आपके पास टोपियां हैं तो आपको 3-3 टोपियों का कॉम्बिनेशन बनाना है, 3-3 कलर का कॉम्बिनेशन बनाना। एक जैसे भी हो सकते हैं लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है? तो 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 64 कॉम्बिनेशन। और हर कॉम्बिनेशन से, जैसे मान लिया जाए मैं कहूं कि ACC ये कॉम्बिनेशन है, ACC बनेगा। मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन बोलूं, CAC तो भी बनेगा, क्योंकि वो है 4 में से बनना है ना। मैं अंदाज से कुछ भी बोल दूं, CCA बोल दूं, ACC बोल दूं, ACA बोल दूं, CAC बोल दूं, सब तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे ना 64 में। तो कोई सा भी बोल दें, नहीं तो फिर वो तो फार्मूला गलत हो जाएगा 64 वाला। तो मैं अंदाज से कुछ भी बताता हूँ कि CAC एक है, CAC है, तो CAC जो है वो एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। CAC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमीनो एसिड को। अब यहाँ दुविधा ये हो गई कि अमीनो एसिड 20 थे, 20 अमीनो एसिड खोजे गए थे। कितने अमीनो एसिड थे? 20। अभी 21वां 22वां हम लोग खोजने की बात करते हैं, 23वां 24वां भी, लेकिन अभी उसके हम लोग कोडॉन की, यही कंफ्यूजन है उसके कोडॉन की, लेकिन हम 20 अमीनो एसिड मानते हैं, 20 अमीनो एसिड। 10-11 के आसपास जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल कौन से? जिनको हमको लेने की आवश्यकता बाहर से नहीं पड़ती, और एसेंशियल वो हैं जिनको हमको बाहर से भोजन में सोर्स के रूप में, डाइट में हमको लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये अमीनो एसिड्स क्या है? 20 अमीनो एसिड्स हैं, और कोडॉन कितने हैं? 64। जो कोड बन रहे हैं वो कितने हैं? 64। मान लिया जाए आपके पास नाम है 64 नाम है और बच्चे 20 हैं। एक हॉस्पिटल में गए, नवजात बच्चों का नामकरण करना है, और जितने नाम है वो सब देके आने हैं आपको, लौट के नहीं लाना वापस। आपको क्या करना है? नामकरण करना है बच्चों के, और 20 बच्चे पैदा हुए। 64 पैदा होते तो समस्या नहीं थी, एक एक नाम सबको दे देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन बच्चे कितने हैं? 20। इसका मतलब एक बच्चे को आप ज्यादा नाम दे के आएंगे। किसी के 3 नाम होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 7 भी हो सकते हैं, किसी के 2 भी हो सकते हैं। तो इस तरह का अमीनो एसिड में भी ऐसा ही है। अमीनो एसिड्स में भी 20 अमीनो एसिड हैं, तो एक अमीनो एसिड बनाने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। AUG जो है वो मिथियोनिन बनाने वाला कोडॉन है। AUG, टी की जगह क्या बोल दिया? U, क्योंकि वो RNA में होता है, इसलिए AUG कोडॉन जो है, ATG नहीं बोल रहे हम, AUG बोल रहे हैं। AUG को मिथियोनिन एक जो है, ऐसे सिस्टीन भी है, एस्पार्टिक एसिड भी है ना, सेरीन भी है, ग्लूटामिक एसिड भी है, ऐसे करीब जो अमीनो एसिड्स हैं वो कितने हैं? 20।
एस्पार्टेम जो 2011 का आर्टिफिशियल स्वीटनर का जो क्वेश्चन था, एस्पार्टेम एस्पार्टिक एसिड से बना हुआ है। आर्टिफिशियल स्वीटनर वो एक अमीनो एसिड है, तो जो शुगर फ्री होता है उसमें एस्पार्टेम होता है। और ऐसा बोलते हैं कि आप जो शुगर फ्री की जनरली 4-5 गोलियां खाते हो, 4-5 बार चाय पीते होंगे, तो शुगर फ्री की 4-5 गोली वो लेते होंगे, तो आप एक दिन में 150 तक गोली ले सकते हैं, टॉलरेंस है इतना, नहीं तो उसके ऊपर जा करके लेंगे तो फिर कैंसर होगा। तो इतने मिलीग्राम तक हम लेते हैं तो हमको कैंसर नहीं होता। तो एस्पार्टेम के यूज़ के ऊपर 2011 का जो क्वेश्चन था वो यही था, क्या एस्पार्टेम है, क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। और अब ये एस्पार्टेम क्या है, दरअसल क्या है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, ये एसिड्स जो होते हैं, आपने देखा होगा आपने एस्पार्टिक एसिड, उसको एस्पार्टेम या एस्पार्टेट लिख देते है ना। आपने एसिटिक एसिड को और किस नाम से लिखते हैं, एसीटेट भी लिख देते हैं ना। कई बार उसको एसिटिक एसिड को दूसरे तरीके से लिख देते हैं, तो फार्मिक एसिड को, और ऐसे COOH जहाँ लग जाता है उसके बाद उसके कई तरह के नामकरण होते हैं, तो यहाँ नाम है उसका एस्पार्टेम। इसलिए कई सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर आते हैं तो वो बाहर एक सील लगा के रखते हैं, नो एस्पार्टेम। हमने एस्पार्टेम का यूज इसमें नहीं किया, हमने सुक्रेलोज का किया है और अदर प्रकार के। दरअसल जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, मैं तो कुछ फैक्ट्स बता रहा था आपको, बाकी इस परीक्षा में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। जो समाज में चल क्या रहा है, बाजार में क्या चल रहा है, किस तरह के फूड एडिटिव्स हैं, किस तरह के फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, किस तरह के प्राकृतिक कलर और फूड में कलर रिएजेंट यूज़ किए जा रहे हैं, ये क्या प्रोडक्ट हैं, रासायनिक रूप से क्या है, अगर ये एनिमल प्रोडक्ट है तो किस एनिमल में किस पार्ट से लिया जा रहा है, आया समझ में। तो उनकी वैल्यू क्या है, उन किन किन से कैंसर होता है, कौन कौन सी ड्रग रेजिस्टेंस चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो मार्केट में खबरों में होती है, खास करके आप साइंस टेक वाले पेज पे कहीं देखते हैं, द हिंदू में पढ़ते हैं, साइंस रिपोर्टर में पढ़ते हैं, नेचर मैगजीन में पढ़ते हैं, और ये जब चेतावनियाँ देते रहते हैं साइंटिस्ट समय समय पे कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, इससे ये हो जाता है, कोका कोला में क्यों जाग आ जाते हैं, इसके अंदर ये टेस्ट क्यों होता है, बाहर जो आप तरह तरह की फूड होते हैं, नए नए तरह के फूड आते हैं, तो जंक फूड में क्या है, उसके लिए उसके अंदर हार्मफुल क्या कौन सी चीज़ होती है, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें आपको हेल्दी बना देती हैं, कौन सी चीज़ें आपको बीमार बना देती हैं, और कंपनियां कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को कैसे रोक रही हैं, और ये सब चीज़ें जो मैंने इसलिए आपको डॉक्यूमेंट बताया था 4 ईयर वाला, जाके देखा आपने, हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट में आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलेगी कि वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से क्रांति है, वो प्रश्न ज़्यादा आते हैं। फिर भी मैं फैक्ट्स वाली चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको बता रहा था मैं कि अमीनो एसिड्स, तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए होते हैं। ये अमीनो एसिड यूनिवर्सल होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रकृति ने हम सबको बनाया ना, एक जैसी संरचना दे दी है। आप पीपल के पेड़ में जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे तो वहाँ पर भी AUG का मतलब मिथियोनिन ही होता है। आप उसके सेल को निकालेंगे, उसके क्रोमोसोम को निकालेंगे और उसके DNA को निकाल करके अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे पीपल के पेड़ का, तो आपको वहाँ पर अगर AUG दिखाई देता है तो उससे मिथियोनिन ही बनेगा, शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप घास में जाकर के देख रहे हैं तो घास में भी वही है। आप चींटी में अगर वो प्रोटीन बन रहा है तो उसके पीछे जो जीन है वही जीन है, सेम जीन, यानी वही जो अमीनो एसिड है वो उसी जेनेटिक कोड से बन रहा है, उसी कोडॉन से बन रहा है। इसलिए जेनेटिक कोड के लिए कहा जाता है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होते हैं, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक जैसा होता है। चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर अमीनो एसिड अगर वो वाला बन रहा है तो वो उन्हीं सूचनाओं से बन रहा है जिन सूचनाओं से, आगे समझ में आपको, यानी वो अमीनो एसिड वही पहचान सकता है। बस ये है कि उसके एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं। ये यूनिवर्सल होता है, नॉन एम्बिगस होता है, असंदिग्ध होता है, उस पर आप शंका नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़ है कॉमालेस होता है, कोमा नहीं होता। जब आप DNA की एक सीरीज को, यानी एक स्ट्रैंड को, जो मैं बोल रहा हूँ कि सीढ़ी पकड़ के रेलिंग में हम चल रहे हैं और वो सीढ़ियाँ नीचे से जुड़ी हुई है,
तो अगर मैं पहली सीढ़ी को ए बोलूं और दूसरी सीढ़ी के कोने पे अगर मैं सी बोलूं, तीसरे को जी बोलूं, फिर सी बोलूं, फिर सी बोलूं, फिर सी बोलूं और फिर जी बोलूं और फिर सी बोलूं, तो ऐसे अगर मैं बोलता चला जाऊं तो हजारों लाखों तक ऐसे बोलते रहना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि सी 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 जी टी ए सी 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 जी यू, और टी की जगह मैं यू बोलूं, यू सी 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 जी टी जी यू ए सी, ऐसे कुछ तो भी अगर मैं बोलता जाऊं तो ये कोमल ऐसे है, कोमा नहीं लगता 3 के बाद। और कोमा नहीं लगता तो इसके साथ प्रॉब्लम ये, कोमा नहीं लगना एक प्रॉब्लम भी है। अगर एक भी नाइट्रोजनस बेस को नुकसान पहुंचा तो वो हट जाएगा और वो रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने रीडिंग लगाई ए सी जी सी ए, मान लिया जब मैं रीडिंग लगाता हूं कि ए सी जी सी ए जी, ए सी जी सी ए जी, अगर मैं ये लगाता हूं और ए के बाद वाला सी उड़ जाता है तो मैं अपने आप अगला पढ़ने लग जाऊं, ए सी जी सी ए, तो ए सी हट गया तो जी सी ए, तो वो ए सी जी था, पहला वाला क्या था ए सी जी, अब ए सी जी ना होकर के ए जी सी हो जाएगा। आगे समझ, इसका मतलब मीनिंग बदल जाएगा। तो जो एजीसी से, जो एसीजी से जो एमिनो एसिड बनना था वो एजीसी वाला एमिनो एसिड उस जगह आ जाएगा। इसको बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ये किसी भी कारण से हो सकता है। कोई प्रेग्नेंट वुमन है और अगर मान लिया जाए उसको दूसरा महीना है, अभी बच्चा होने वाला है, और ऐसे समय में उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, उस बच्चे का निर्माण हो रहा है, ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है और ऑर्डर जा रहे हैं, अमीनो एसिड्स के ऑर्डर जा रहे हैं कि ये अमीनो एसिड लेके आओ, ये बनाना है, वो बनाना है। उन दिनों मेकिंग चल रहा है और मेकिंग चल रहा है तो वहाँ अगर मान लिया जाए उन दिनों में उसने कोई, उसका सर दर्द होने लगा, उसने किसी को कहा भैया जा करके थोड़ा सा मेडिकल की दुकान से कोई टेबलेट लेके आ जाओ, उसने टेबलेट खा ली और वो टेबलेट दूध के साथ लेनी थी और खाना खाने के बाद लेनी थी। क्यों बोलते हैं खाना खाने के बाद? ताकि उस टेबलेट के नुकसान ना हो, साइड इफेक्ट ना हो। और दूध इसलिए क्योंकि साथ में दूध रहेगा तो वो बहुत सारी चीज़ों को दबा देगा, नुकसान को दबा। उसने खाली पेट ले ली, दूध भी नहीं पिया। अब वो जो दवाई थी उसमें केमिकल्स ऐसे थे कि उन्होंने जाकर के नाइट्रोजनस बेस को खत्म कर दिया, 1-2 नाइट्रोजनस बेस छीन लिए, सीक्वेंस गड़बड़ा दिया। अब उस बच्चे में विचित्र टाइप की प्रोटीन बन जाएगी, वो बच्चा कुछ भी बन जाएगा। इसको बोलते हैं टेरेटोजेनेसिस, टेरेटोजेंस। ये जो है ये कहीं कैंसर पैदा हो जाएगा, कई बार मदर को कैंसर हो जाएगा, कई बार बच्चे को कैंसर हो जाएगा। ये अल्ट्रावायलेट रेज गिर जाती हैं कई बार, उससे भी इस प्रकार के म्यूटेशन हो जाते हैं। कई बार कुछ गलत दवाइयों से हो जाते हैं, कई बार फूड एडिटिव से हो जाते हैं। कई बार मैं उस तरह का शुगर फ्री यूज करने के लिए कह रहा हूँ तो उसने 6-7 बार मीठी मीठी चाय बना के पी ली और बहुत सारा एस्पार्टेम डाल दिया, शुगर फ्री डाल दिया, ठीक है, उसको ये डाल दिया, तो एस्पार्टेम ने जाकर के अंदर जाकर के गड़बड़ कर दी। तो ये जो चीजें प्रत्यक्ष तौर पे हमारे अंदर दिखाई दे रही है, जो हम बने हुए दिखाई दे रहे हैं, हम प्रोटीन हैं। हम क्या हैं? पूरे के पूरे प्रोटीन हैं। हम जो दिखाई दे रहे हैं वो प्रोटीन है। स्किन भी प्रोटीन है, हेयर भी प्रोटीन है, हम सब प्रोटीन हैं। और ये प्रोटीन किससे बने हैं? अमीनो एसिड से बने हैं। और ये सीक्वेंस हमको कहाँ मिली? हमारे फादर से मिली और मदर से मिली है। 23 क्रोमोसोम हमको मदर से मिले हैं, 23 क्रोमोसोम फादर से मिले हैं। उनमें सूचनाएं थी और सब में डबल सूचनाएं थी ना। फादर की सूचना भी एक सिंगल हो गई, जैसे स्किन के और हेयर के कलर। तो हेयर के कलर जो हमारे हैं वो फादर के भी हो सकते हैं और मदर के भी हो सकते हैं। हेयर कलर की जब बात आई तो ये ऐसे होता है, आपको कई बार आप लिफ्ट में, गेट अगर छोटा है मान लीजिए और 2 लोग खड़े हैं, एक यहाँ खड़ा है एक वहां खड़ा है। अब लिफ्ट ओपन होगी, क्या हुआ? जिसने पैर पहले बढ़ा दिया, अब ये एकदम से होता है स्पॉन्टेनियस। किसी ने भी एक पैर एकदम, एक पहला पैर जैसे ही किसी ने आगे बढ़ा दूसरा रुक जाए, उसको मालूम है फंस जाएंगे, टकराएंगे, ना ये घुस पाएगा ना मैं घुस पाऊंगा, फालतू की जद्दोजहद होगी। एक काम करते हैं, इसको जाने दो, ठीक है, तो उसको जाने दो, तो वो चला गया। तो जिस समय में जब आप 6 दिन का भ्रूण होगा,
या 10 दिन का भ्रूण होगा या 1.5 महीने का भ्रूण होगा, ये पक्का नहीं कह सकते कितने। वो डॉक्टरों ने तो वो भी निकाल लिया कि कब होता है, स्किन का कलर किस दिन तय होता है, कौन से घंटे में, यानी इम्प्लांटेशन हो गया उसके कौन से घंटे में जाकर के स्किन का कलर तय हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कि स्किन का कलर ये होगा। हर चीज़ के लिए जीन्स हैं, इसलिए कितने जीन्स हैं, 20 से 25 हज़ार जीन्स हैं, हर चीज़ का जीन है, कलर का, यहाँ तक कि किसी चीज़ को रोकने का भी जीन है कि वो चीज़ ना हो, आपको वो प्रॉब्लम खड़ी ना हो, इसका भी जीन है, हर चीज़ का जीन है। तो वो कलर जो है वो उसका आ गया। अब क्या होता है कि एज पे भी फैक्टर पे मायने रखता है। जैसे मदर की एज जो है मान लीजिए 26 है और फादर की एज 35 है, तो ऐसे समय में प्रॉब्लम खड़ी ये हो सकती है कि 35 एज का जो आदमी है उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो ऊर्जा का लेवल है वो अपने ऑर्गेनेल्स को उनको उतनी ऊर्जा सप्लाई नहीं कर पाता। इस वजह से उसके जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम थे उनकी जो शक्ति है उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए कदम कौन बढ़ाएगा, इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन भी उस पर बहुत मायने रखता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, उस पर बहुत मायने रखता है, एज फैक्टर पे भी मायने रखता है। तो बहुत सारी ऊर्जा का लेवल भी। तो कलर किसका आ गया, वो डोमिनेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है। और मान लीजिए स्किन कलर जो है उसको रेसेसिव तरीके से मिला है पिता को, कि वो गोरा जरूर है पिता, लेकिन उसके घर में अधिकांश लोग काले थे, ठीक है। और उस पिता को जो गोरा कलर मिला था वो उसकी मदर से मिला था, क्योंकि मदर का जीन बहुत डोमिनेंट था, क्योंकि उनके घर में सब गोरे थे और सब लंबे थे। तो मदर लंबी भी थी और गोरी भी थी, किसकी, पिता की। तो आपकी दादी की मान ले जाए तो दादी का जो जीन था वो डोमिनेट कर गया और वो कलर भी गोरा कर गया और उसकी हाइट भी लंबी कर गया। लेकिन वो जब उसके पास आया तब वो फादर के पास नहीं था जीन, उनके मदर के पास था, दादी के पास था, दादाजी के पास नहीं था वो वाला जीन। इसलिए नुकसान क्या हो गया कि उसका रेसेसिव जीन है। रेसेसिव जीन होने का मतलब ये है कि अगर अगली पीढ़ी में जाएगा तो सामने से सपोर्ट मिलेगा तभी वो एक्सप्रेस हो पाएगा, यानी उसको एक्सप्रेस होने के लिए उधर से भी वही जीन होने चाहिए, अदरवाइज वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा बच्चों में। तो पता चला कि बच्चा काला भी हो गया और छोटा भी हो गया, वो डोमिनेंसी खो दी उसने। तो जीन्स की डोमिनेंसी भी मायने रखती है कि फोर फादर्स में कैसे जीन्स होते हैं। इसलिए हम लोग शादी के समय में खास करके हिंदू परंपरा में हम लोग खानदान देखते हैं ना, कई कई पीढ़ियों तक का खानदान देखते हैं कि आपके दादाजी क्या करते थे। जब पूछताछ होती है, अच्छा वो ऐसे थे, मतलब, और वो पता चला 8-10 पीढ़ी का पूछ डालें, है ना, लड़की का भी, क्योंकि उसके अंदर जीन है। लड़की के अंदर जो मैटरनल इफेक्ट होता है, अफेक्शन होता है, वो भी जीन है, यानी बच्चे के प्रति जो प्रेम का, मातृत्व का जो प्रेम होता है वो एक जीन है। हमारी भावनाएं, हमारा बिहेवियर, हमारा चलना, हमारा बोलना, इसलिए आप देखते हो कई लोगों के पिता का जो स्टाइल होता है चलने का, एक तरफ झुक के चलता है, बेटा भी वैसे ही चलता है, होता है ना। और चाल तो बोल रहे हो, चलन भी तो चलन भी तो वो भी मायने रखता है ना, चाल भी हो गया और चलन भी। तो वो पूरे वैसे ही होते हैं। कई लोग बात करते हैं तो वो उसी तरीके से बात करते हैं, उनका वो स्टाइल होता है। वो स्टाइल आया कहाँ से? वो स्टाइल हमको, ये बिहेवियर उससे आता है। तो मातृत्व का जीन, तो शादी करने से पहले देख लीजिएगा उसकी माँ कैसी है, बच्चों से अच्छे ठीक से बात करती है नहीं करती, तो तुम्हारे बच्चों की भी पिटाई करेगी, ठीक है। उस पर बहुत मायने रखता है कि बच्चों के प्रति यदि माँ को भी प्रेम नहीं है, बच्चों से लगाव नहीं है, तो फिर उसके बच्चे को भी अपने बच्चों से लगाव नहीं होगा, क्योंकि उसको मातृत्व का वो जीन ही नहीं मिला है, वो भावना उसके अंदर है ही नहीं, वो गायब है, वो एब्सेंट है। और वो बहुत ज़रूरी होता है ये सब। और ये सारा का सारा व्यवहार, मैंने तो याददाश्त को भी जीन बताया था, इसीलिए मेमोरी पावर जो है वो हेरिडिटरी होता है। किसी के घर में इंटेलिजेंट होते हैं तो वो सब इंटेलिजेंट चले आते हैं। लेकिन अब आप इंटेलिजेंट ले आए और लड़की को गोरा करके ले आए कि भाई ये गोरी लड़की जो है, ये इससे बच्चे जो है गोरे होंगे, और दिमाग अगर उतना ना हो तो भी चलेगा। और इधर लड़के को आपने देख लिया कि नहीं, इसका दिमाग बहुत अच्छा है, कलर काला है तो क्या हुआ, है ना, एक दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे में उल्टा हो गया तो ना तो दिमाग रहेगा ना कलर रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा ना वो
कि जीन की डोमिनेंसी कैसी है। तो जिस दिन वो लिफ्ट में प्रवेश करना है यानी बनाने जाना है, उस समय में जीन ने अगर कालेपन वाले ने पैर आगे बढ़ा दिया तो कहेगा अच्छा आप जाइए, आप काला कर लीजिए ठीक है। और उसका दिमाग है तो बोले आप दिमाग खराब कर लीजिए तो वो हो जाएगा, फिर बच्चा ऐसे ही होगा। तो ये जो मैं आपको इतने हंसी मजाक में बता रहा हूँ ना, इसको आप जाकर के वहाँ सर्च कर सकते हैं। अगर आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 6, तो आपको नीचे वो लिस्ट दे देगा, जीन्स की लिस्ट, कि इस क्रोमोसोम में ये 300 जीन हैं, ये 4000 जीन्स हैं। और एक एक जीन को क्लिक करेंगे ना तो भी वो लिंक दे रहा है, और उसके भी 10-10 पेज आप प्रिंट निकाल सकते हैं एक एक जीन के। इतना विकिपीडिया ने दे दिया, और ये ओपन जानकारी है। ये जानकारी ऐसा नहीं कि सेलेरा जीनोमिक्स कंपनी से लेना है या आरटीआई से आपको कहीं से लेना है, और ये सरकार के पास गुप्त जानकारियां हैं। आपका डीएनए बिल लेके आ रहे हैं वो, और ये सारी जानकारियां कि कौन सा जीन कौन सी प्रोटीन बना रहा है, उसका नाम और उसका जीनोम सीक्वेंसिंग। अच्छा, उसने नंबर भी लिख रखा है, आपको नंबर समझा देता हूं। अगर वो बोलता है कि ये 13q43, वो लिखता है 13q43, इसका मतलब 13वें क्रोमोसोम की जो बड़ी भुजा है उसका 43वें नंबर का जीन है। अब समझ में आया? देखो, ये ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। ये कोडॉन कैसे होते हैं? 3 के होते हैं, जैसे मैं बता रहा था ACC एक कोडॉन हुआ। तो ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है, अब मैं 51 एमिनो एसिड बता रहा हूं इंसुलिन में कितने बता रहा हूं? 51 एमिनो एसिड। तो अगर एक का 3 होगा तो 153 होंगे। अगर 51 अमीनो एसिड और एक अमीनो एसिड कितने कोडॉन से बनता है, कितने नाइट्रोजनस बेसिस से बनता है? 3 से। तो 3 की यदि सीक्वेंस से 3 को यदि एक साथ नाम लेते हैं तो एक अमीनो एसिड बनता है। तो अगर 51 अमीनो एसिड हुए तो 153 लगेंगे। तो 153 यानी कि आप 153 सीढ़ी चढ़ जाइए, 153 सीढ़ी चढ़ जाइए। अब ये सीढ़ियां कितनी लंबी है? हजारों सीढ़ियां, लाखों सीढ़ियां। लेकिन जैसे ही इंसुलिन का पहला जीन शुरू हुआ वो AUG होगा। इंसुलिन की पहली सीढ़ी क्या होगी? A। हमेशा AUG सबसे पहला होता है, उसको इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं, प्रारंभिक कोडॉन बोलते हैं। AUG क्या है? प्रारंभिक कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन। जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और ये कहाँ बनती है फिर कभी प्रोटीन सिंथेसिस में बताएंगे आपको। तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है कि वो पहला कोडॉन जो आता है डीएनए से, ये जो सूचना आती है, इसको क्या बोलते हैं? AUG, एडेनिन, यूरासिल एंड ग्वानिन। और वो पहली सीढ़ी हुई। पहली 3 सीढ़ियां होंगी, पहली A होगा, दूसरी U होगी, तीसरी G होगी। अब बाकी कोडॉन शुरू होंगे क्योंकि अब इनिशिएशन हो गया। और वो कोडॉन कौन से होंगे वो भी ट्रेस कर लिए गए हैं। इसी को ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। यानी आपने सीक्वेंसिंग कर लिए कि उस सीक्वेंस में होगा क्या, इसीलिए उसको सीक्वेंसिंग कहते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग समझ में आ गई आपको? जीनोम का मतलब है एंटायर डीएनए, पूरा का पूरा, जितना भी शरीर में डीएनए है। और एक और चीज है, एक कोशिका के अंदर जो डीएनए होगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम है एक कोशिका के अंदर। न्यूक्लियस, एक कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो शरीर की जितनी 3 अरब से 6 अरब जितनी कोशिकाएं हम मानते हैं, जितनी कोशिकाएं हैं, अरबों कोशिकाएं, उन सारी कोशिकाओं में यही स्ट्रक्चर होगा, यानी यही 46 क्रोमोसोम होंगे सेम। और उनके अंदर जो डीएनए होगा वो भी वही होगा, वही का वही होगा। इसलिए सारी कोशिकाएं जेनेटिक रूप से समान हैं। इसलिए किसी भी कोशिका को फिर से रिवर्स ले जा करके आप प्लूरीपोटेंट और टोटीपोटेंट बना देते हैं, स्टेम सेल बना सकते हैं। क्योंकि स्टेम सेल का मतलब है स्विच ऑन और ऑफ। आपके बोर्ड में पूरे कमरे की लाइट जलाने की स्विच अवेलेबल है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्विच बोर्ड हो और कमरे में 16 लाइट है, तो आपको वही स्विच ऑन करना है जिससे वो लाइट जलनी है।
इसलिए आपकी जो ब्लड सेल्स है वो ब्लड बनाने के अंदर, ब्लड के अंदर भी हीमोग्लोबिन बना रही है, ग्लोबिन प्रोटीन बना रही है, या आरबीसी का प्रोटीन बना रही है, डब्ल्यूबीसी का बना रही है, कौन सा प्रोटीन बना रही है। तो प्रत्येक सेल को एक काम सौंपा गया है, कोई भी एक प्रोटीन बनाने का काम सौंपा गया। और ऐसे बहुत सारी सेल को एक प्रोटीन बनाने का काम सौंपा जाता है। जैसे स्किन बनाने के लिए मेलानिन प्रोटीन भी चाहिएगा, कलर के लिए चाहिएगा ना। हेयर के लिए केराटिन प्रोटीन है, आपने नाम सुना होगा केराटिन। तो ये जो प्रोटीन्स है, इन प्रोटीन को बनाने का काम यदि किसी कोशिका को सौंप दिया गया है तो वो स्विच ऑन हो गया है उसका। लेकिन बाकी जो उसकी क्षमता है, उस बोर्ड में तो पूरे कमरे की लाइट जलाने की क्षमता है ना, लेकिन वो सारे स्विच ऑफ रहते हैं। उस कोशिका में बाकी स्विच क्या होते हैं? ऑफ होते हैं। ये मैं थोड़ा आर्ट्स की तरह पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है ना ये बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे हम लोग, थोड़ा सा सीढ़ियाँ, स्विच, ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा जैसे बहुत सिंपल तरीका है। इसको आप वहाँ जाएंगे तो आपको सारी टेक्नोलॉजिकल टर्म में मिल जाएगा, ये तो ढेरों वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो वो जो स्विच है, स्विच ऑन और ऑफ वाली स्थिति है, ये कौन तय करता है? इसका मतलब ये डिटर्मिनेशन है, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। कि आप पंखा चलाएंगे, ये डिफरेंशिएशन हो गया। आपको लाइट चलानी है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। आप ट्यूबलाइट के लिए हैं, आप टॉयलेट का बल्ब जलाएंगे, आप बेडरूम का बल्ब जलाएंगे, आप इसका करेंगे, ये कर। तो ये स्विच जो है ये डिसाइड हो चुके होते हैं, इस घटना को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और जो जिसमें डिफरेंशिएशन अभी नहीं हुआ है, अभी ये पता नहीं है कि ये कौन सा स्विच क्या करने वाला है, उसको बोलते हैं स्टेम सेल। तब स्विच सिस्टम एकदम से तैयार नहीं है। अभी कोई सा भी स्विच कुछ भी कर सकता है, अभी वायर जोड़े नहीं है, अभी केवल स्विच बोर्ड लगा है। अभी स्विच का डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है कि कौन सा स्विच का निर्धारण किस रूप में होगा, उसी को हम स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल पिछली बार भी बताई थी, फिर भी और अगर सारे स्विच अगर डिसाइड नहीं हुए हैं तो उसको बोलेंगे टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट स्टेम, यानी उसके अंदर टोटल पोटेंसी है। अभी पोटेंशियल किस बात का है? टोटल पोटेंशियल है, पूर्ण क्षमता है अभी कि कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं हुआ। फिर प्लूरीपोटेंट है ना, ऐसे अलग अलग होता है। और लास्ट में जाकर के जो बिल्कुल तय हो जाता है तो वो हो जाएगी नर्व सेल, ब्लड सेल, मसल सेल तैयार हो जाएगी। यानी उसको मसल्स बनानी है, उसको नर्व्स बनानी है। अब आपने वो जो क्रोमोसोम्स हैं और वो जो भुजा है क्रोमोसोम की, और उसके अंदर जो निश्चित जीन है, निर्धारित जीन है, डिटरमाइंड जीन है, उन्हीं जीन को एक्सप्रेस होने की इजाज़त है। और ये सब होता है एंजाइम्स के माध्यम से। ये भी प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या है? प्रोटीन्स। ठीक है। और 2-3 तरह की चीजें हैं। फिर कभी आप लेक ओपेरॉन देख सकते हैं। जो लोग एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं उसके लिए एक टर्म आती है ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल, लेक ओपेरॉन मॉडल, उसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन किस माध्यम से एक्सप्रेस होता है? प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस होता है। जीन से जब भी एक्सप्रेस होते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब जीन कब बोलेंगे? मैं वो 153 सीढ़ी चढ़ जाऊंगा ना, पहली सीढ़ी से लेकर के, पहली ए होगी, दूसरी यू होगी, तीसरी जी होगी। जब 153 सीढ़ी चढ़ जाऊंगा तो UAA और इस टाइप की सीढ़ी आएगी, उसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। उसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन। यानी वो जो प्रोटीन है वो वहां जाकर के टर्मिनेट हो रही है, स्टॉप हो रही है, उसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। तो इनिशिएशन से लेकर के स्टॉप तक जो 153 नाइट्रोजनस बेसेस वाली जो सीढ़ी थी, ये एक जीन कहलाएगा। यानी डीएनए का वो हिस्सा जो किसी एक प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार हो। डीएनए का वो हिस्सा जिससे एक प्रोटीन बनती है, कोई एक प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन, उसको बोलते हैं जीन। वो डीएनए में जीन है, किसका? इंसुलिन का। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होगा?
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग जो ह्यूमेलिन बनाते हैं, बताया था पिछली बार, नहीं बताया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि हम पहली स्टेज है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। हम डीएनए का वो हिस्सा टुकड़ा सबसे पहले आइसोलेट करेंगे और उसके लिए एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम कट लगाएंगे डीएनए के अंदर और इंसुलिन का वो जो टुकड़ा 153 वाला जो है उसको अलग कर लेंगे। अब चूंकि ये 153 वाला है तो इसको बोलते हैं 153 बेस पेयर। ये कितना बेस पेयर हुआ? क्योंकि बेस पेयर है, 153 अकेला नहीं है। पेयर क्यों आएगा? क्योंकि सामने है ना, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। तो हमने कितना बेस पेयर ले लिया? 153। वेक्टर लेंगे, जैसे हम वेक्टर लेते हैं यानी वाहन लेते हैं, बाहर जाते हैं ना कहीं, सीढ़ी नीचे उतर करके जा रहे हैं, अगर हम 5 लोग हैं तो हो सकता है कार में बैठ जाएं, 2 लोग हैं हो सकता है बाइक पे बैठ जाएं, ज़्यादा लोग हैं तो हम कोई बड़ी मिनी बस या वो लेंगे, और ज़्यादा लोग हैं तो फिर हम सब साथ में जाना चाहते हैं तो ट्रेन लेंगे, सब एक साथ बैठ जाएंगे ट्रेन में। जिस जीन का आप सिंथेसिस करने वाले हैं, जिस जीन के माध्यम से आप आर्टिफिशियली प्रोटीन बनाने वाले हैं, वो जीन कितनी लंबाई का है? तो हम लोग जो सबसे छोटा सामान्य प्रकार का वेक्टर लेते हैं वो प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कभी आप देखें तो बैक्टीरिया में अपना एक डीएनए होता है, वो ओपन होता है, डीएनए ओपन होता है, और ये डीएनए के अलावा एक प्लाज्मिड होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है? एक प्लाज्मिड, उसके अंदर भी रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। जैसे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, डबल कर लेता है, वैसे ही प्लाज्मिड में भी रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। तो उस प्लाज्मिड को अलग निकाल लिया जाता है और उसको वेक्टर बनाया जाता है। तो PBr322 नाम का एक वेक्टर है जिसको हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में। थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस का हवाला आपको दे दूं, जरूरी है यहाँ पे ताकि आप समझ पाएंगे। इसके अंदर बताया, अब न्यूक्लियस के बाहर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसको एंडोस्केलेटन भी कहा जाता है, सेल का एंडोस्केलेटन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? रफ। और उन पर राइबोसोम जो होती हैं वो छोटी यूनिट, बड़ी सब यूनिट इस तरह से होती हैं, वो कभी आप स्ट्रक्चर देखिएगा। उसके ऊपर होते हैं गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी के ऊपर वैक्यूल्स होती हैं, और उन वैक्यूल्स को ही प्रोटीन लेके जब जाती हैं तो उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। तो पूरा मैं एक सीक्वेंस बता देता हूँ होता क्या है। कोशिका के अंदर जब कभी कोई सूचना ऐसी आती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय में, एक्सीडेंट होते समय में उसको रक्त का थक्का बनाने की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि कट लग गए शरीर पे, वुंडेड एरिया बन गया। तो अब वो क्या होगा? उसको क्लॉटिंग की जरूरत पड़ेगी, ब्लड क्लॉट करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड बहुत बह जाएगा। तो क्लॉटिंग की प्रोसेस के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन और ऐसी प्रोथ्रोम्बिन और ये सब प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, थ्रोम्बोकाइनेज, ऐसे एंजाइम्स होंगे जो ब्लड को जमने के लिए प्रयास करेंगे। अब ऐसे समय में भारी डिमांड होती है, तो अधिकांश कोशिकाओं को ये ऑर्डर दिया जाता है, ब्लड सेल्स को, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का थक्का बनाने वाली प्लेटलेट्स के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है प्रोटीन बनाइए, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन बनाइए। अब ये प्रोटीन बनाने वाला जो आदेश है, ये किनके माध्यम से जाता है? सेंसरी सिस्टम, सेंसिटिव सिस्टम हमारा। क्या हो रहा है कि जैसे आदमी अनकॉन्शियस है लेकिन उसके कानों में आवाज पड़ रही है, स्किन से सेंसेशन जाते हैं ब्रेन को, कट लग गया है, तो यहाँ के न्यूरॉन सूचना देते हैं ब्रेन को कि वहाँ कट लग गया है, मतलब आपका एक्सीडेंट हो चुका है। यानी ब्रेन को पता चल गया है कि एक्सीडेंट हो चुका है, और वहाँ ब्लड बाहर निकल रहा है तो गर्म या ठंडा महसूस हो रहा है, छिल गया है तो दर्द होता है, ये सेंसेशन भी ब्रेन को जाता है। तो ब्रेन को ये जब सारे सेंसेशन जाते हैं, तो कोई कह रहा है, मान लीजिए आप अनकॉन्शियस है, फिर भी आवाज आ रही है और इसको उठाओ, इसका हाथ तो कट गया है, देखो कितना ब्लड निकल रहा है, इसका मतलब कान में बातें पड़ रही है। तो यहाँ के जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो ब्रेन को जाके बताती हैं। या आपने देख ही लिया कुछ कटा हुआ तो ब्रेन को सूचना पहुंच गई।
या कोई कपड़ा बांध रहा है, कोई दबा रहा है तो उसमें से ब्लड निकलता हुआ महसूस हो रहा है, वहां से सूचना पहुंच गई। तो ब्रेन को जब ये सूचनाएं पहुंचती है तो एक इमरजेंसी अलार्मिंग सिस्टम तैयार हो जाता है पूरी बॉडी के लिए। सारी सेल्स को काम पे लगा दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज्यादा एक्टिव, यानी आप बिस्किट खा करके और वहां से कुछ खा के चले थे, चाय पी के, दूध पी के कुछ चले थे एक्सीडेंट से पहले, तो बॉडी को, एलिमेंट्री कैनाल को भी फास्ट ऑर्डर जाता है कि आप ये जो कुछ भी है इसको जल्दी पचाओ, अभी बहुत एनर्जी लगने वाली है। आया समझ में? बहुत सारी एनर्जी लगी, बहुत मतलब यानी कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं ना तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, आपातकाल आया हुआ है, तो डाइजेशन भी फास्ट होने लगता है। और जो ऑलरेडी ग्लूकोज और तमाम चीजें बन गई हैं उनका फिर ग्लाइकोलाइसिस फास्ट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया फास्ट क्रेब्स साइकिल चलाने लगता है, एटीपी फास्ट बनने लगता है, ऊर्जा उत्पादन का काम बहुत तेजी से होने लगता है। और जो ऊर्जा बनी हुई है पावर हाउस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, उससे कहा जाता है कि तुम दे दो। जैसे हमारे घर में बीमार हो जाता है तो हम बैंक से सारा पैसा निकाल लाते हैं, पता नहीं 10 लाख लगेंगे, 12 लाख लगेंगे, ऑपरेशन है आज, रिश्तेदारों से भी ले लेते हैं, सबसे, तो पड़ोसी सेल से उनसे भी ले लिया जाता है, मतलब बॉडी में इमरजेंसी होती है। अब ऐसे में सेल सिग्नलिंग काम करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये मैं जितनी भी बातें कह रहा हूँ, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिग्नलिंग, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बनाना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स, जितने भी वर्ड में यूज कर रहा हूँ 1901 से लेकर अभी तक इन सब के ऊपर नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। आप 1901 से लेकर अभी तक के नोबेल प्राइज देखेंगे, इन सारी खोज, ये सब खोजें हैं, ये सब चीजें एक सीक्वेंस में खोजी गई हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ माइक्रोस्कोप आते गए वैसे वैसे हम इन चीजों को खोजते गए, और ये सब खोजें हुई, उसके माध्यम से हम आज ये चीजें पढ़ा पा रहे हैं, ये सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ये उसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब ये सेल सिग्नलिंग जो होता है, सेल्स टू सेल सिग्नलिंग, ये जीटीपी के माध्यम से होता है, और कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें ये सब रिसेप्टर्स होते हैं जो इन सिग्नल्स को पकड़ते हैं। सामान्यतः जीटीपी एक ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, वो लेता है। उस सूचना को साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है, साइक्लिक एएमपी, वो उस सूचना को ग्रहण करता है और न्यूक्लियस तक ले जाता है। न्यूक्लियस तक उसी की एंट्री है ना। आप सीएम के यहाँ जाते हैं तो सीएम के गेट पे वो सूचना ले लेते हैं, और फिर सीएम का जो बिल्कुल एकदम अंदर सीएम हाउस का जो गेट है वहां तक वो सूचना को ले जा सकता है। वो व्यक्ति सीधा अंदर नहीं जा सकता, जो गेट पे खड़ा था ना बिल्कुल बाहर वाले गेट पे, वो व्यक्ति सीधा अंदर नहीं जा, वहां फिर एक अलग व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो सूचना को रिसीव करता है, वो फिर अंदर तक जाता है और सीएम को बताता है कि वो आए हैं और उनसे मिलना है। तो साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियस के द्वार पे जाके खड़ा हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, और न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन पर फिर कैल्शियम आयंस होते हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। कैल्शियम आयन उन सूचना को लेते हैं, और कैल्शियम आयन उन सूचना को लेकर के डीएनए को बताते हैं। डीएनए फिर जो सीडी में जो नंबर, अब मैं सीडी में आपको बताया कि 1 से लेकर के 153 तक ऐसे। अब मान लीजिए वो 14वें नंबर का जीन है, 14 नंबर का जीन है, और वो 4000 के बाद आता है, ठीक है, तो डीएनए उसको एक्टिवेट करता है वहां से। 4113 से लेकर के मान लीजिए 1000 सीडी लंबा कोई जीन है। ये तो मैंने बताया सिंपलेस्ट जीन है जो 153 वाला है। हजार न्यूक्लियोटाइड वाला, हजार नाइट्रोजनस बेस वाला भी जीन होता है। उतने हिस्से को वो एक्टिवेट कर देता है डीएनए। डीएनए बोलता है कि आपको जाकर के प्रोटीन बनानी है, अपने एमिनो एसिड तैयार करो, उनको जोड़ो। तो वो जो लेटर लिखता है एक तरह से, यानी कि आपके घर पे घर का सामान लाने के लिए जो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनती है ना घर पे, लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बनती है, तो वो लिस्ट जो है वो किसी को दी जाती है, ये तो आप खुद लेके जाते हैं या फिर किसी को देते हैं, उसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। वो लिस्ट ले जाने वाला हुआ, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो स्क्रिप्ट लिखी गई है प्रोटीन की, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है कहानी, वैसे प्रोटीन की भी कहानी लिखी जाती है कि क्या क्या होगा, कौन कौन से जीन होंगे। तो वहां से वो कोड करके दे देता है, और वो कोड में लिखी जाती है, क्योंकि वहां जाकर के वो उसको डिकोड करेगा। ए के सामने क्या होगा, यू,
सी के सामने क्या होगा? जी। तो अगर आपको ACG लिख के दे रहा है तो इसका मतलब UGC है। वो क्या है? UGC। वहां जाकर के अपने आप वो बदल जाना है। तो वो स्क्रिप्ट जो है वो लिख के दी जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन हिंदी में। अब वो जो शॉपकीपर को आप ले जाके देते हैं तो वो क्या करता है दुकान वाला? अपने लड़के को, शॉपकीपर जो हुआ वो राइबोसोम हुआ, वो कहाँ जाएगी? वो सूचना ट्रेवल करके जाती है। अच्छा, नेचर ने बड़ी गजब की क्षमता दी है। किस प्रकार की क्षमता दी है? नेचर ने इतना मजेदार वो रखा कि किसी कोशिका में मान लिया जाए प्रोटीन की सूचना जा रही है कि ये प्रोटीन बनेगी, और जीन अपनी इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है, तो रास्ते में उसके साथ धोखा हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूक्लियस से उसको जाना है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर फैक्ट्री है यानी राइबोसोम है, वहां जाकर के ये चीज बनेगी। और ये जो ट्रेवलिंग टाइम है ये थोड़ा टाइम लगेगा, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होके गुजरना पड़ेगा, तो रास्ते में तरह तरह के एंजाइम पड़ेंगे यानी चोर डाकू पड़ेंगे, तो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या करता है? उसको बकायदा सुरक्षा देता है, यानी जो लिस्ट लिखी गई है कागज की, मान लीजिए आपके घर में शादी है और हलवाई ने 16 पेज की लिस्ट दी है ना कि आपको ये सामान जो है सब लेके आने, तब शादी का खाना होगा, 1000 लोगों का खाना बनेगा। 16 पेज की लिस्ट बड़ी होती है ना लिस्ट, शादी की लिस्ट बड़ी लंबी होती है खाने की, जितने आइटम आप बनवाएंगे उसका हर आइटम में तरह तरह के सामान लगते हैं, तो बड़ी लंबी लिस्ट है। तो 16 पेज के लिस्ट को उसने क्या किया? स्टेपल किया, लिफाफे में पैक किया और बकायदा आपको ढंग से दिया। तो ये काम सेल भी करता है, नेचर भी करती है। क्या करता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो सूचना बनती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और mRNA बनता है, तो mRNA को एक मेथाइलेटेड कैप पहनाई जाती है। मेथाइलेटेड कैप जो होती है उसको बोलते हैं कैपिंग ऑफ mRNA। अच्छा, उसमें प्रूफ रीडिंग भी होती है mRNA की, चूंकि इतनी लंबी लिस्ट है तो कहीं गलत प्रोटीन तो नहीं बनने जा रही, तो उसको बोलते हैं RNA स्प्लिसिंग। RNA स्प्लिस 3 घटनाएं होती है, कैपिंग, क्या होती है? कैपिंग, स्प्लिसिंग और टेलिंग। और पीछे एक पॉली ए टेल बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे इनिशिएशन कोडॉन होगा, कैपिंग के नीचे क्या होगा? AUG, क्योंकि पहला कोडॉन तो हमेशा AUG होता है, आपको बताया। AUG पहला कोडॉन होगा, उसके नीचे एक लंबी चेन, वो श्रृंखला है यानी नोट्स हैं, किसके? अमीनो एसिड की बनाने की सूचनाएं हैं यानी कोडॉन है। और मान लीजिए 1023 कोडॉन लगते हैं, तो 1023 कोडॉन है। पहला कोडॉन क्या होगा? AUG समेत 1023 कोडॉन है। और 1023 कोडॉन के बाद में नीचे, जिसमें पर ऐसा कोडॉन लिखना 1021 लिखेंगे, 3 का भाग भी लगना चाहिए ना, 1023 में लगता है कि नहीं? ट्रिपलेट ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो कोडॉन जो है नीचे वाला, जब अंतिम स्टॉप कोडॉन आ जाएगा उसके बाद एक पॉली टी टेल या पॉली ए टेल बना देते हैं। पॉली ए टेल होती है, क्या करते हैं? नीचे बहुत सारे ए चिपका देते हैं, एडेनिन बहुत सारे लगा देते हैं, 40, 50, 100, 200 एडेनिन नीचे चिपका देते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप जा रहे होगे, ट्रेवल करते हो और आपके पीछे से यदि कोई अटैक करता है तो 4-5 ए हाथ लग जाएंगे उसके। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ब्रह्म में होता है। बहुत सारे ऐसे पक्षी और एनिमल अपने अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम करते हैं, जिसमें आप कोई एनिमल पे अटैक करता है तो उसके हाथ, उसका छिलका या उसकी बॉडी का वो हिस्सा हाथ रहे। छिपकली में भी टेल, वो अपनी टेल छोड़ देती है, वो उसको लगता है ये, वो उसमें उलझ जाता है, वो निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो है पॉली ए टेल बनाना, तो यानी कि कैपिंग, स्प्लिसिंग। तो जो डीएनए का वो हिस्सा जो बेकार है, यानी mRNA का वो हिस्सा जो बेकार है, जो प्रोटीन नहीं बनाने जा रहा है, उसको बोलते हैं इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को निकालना। और जो हिस्सा काम का है उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। यानी सिस्ट्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है, डीएनए की क्या है? जीन की फंक्शनल यूनिट है, तो सिस्ट्रॉन कहलाता है। तो सिस्ट्रॉन पहुंचता है कहां पर? दुकान पर, राइबोसोम पर, और वहां tRNA होता है।
और ये जो दुकान है ये बड़ी स्पेशल है। यूकेरियोटिक सेल में एक विशेषता है। यूकेरियोटिक सेल किसको कहते हैं? जो प्रोटोजोआ से लेके हमारी सबकी सेल है, हम यूकेरियोटिक सेल है, वास्तविक कोशिकाएं। और बैक्टीरिया की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं, जिसका न्यूक्लियस बहुत प्रारंभिक प्रकार का न्यूक्लियस होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस ओपन मेम्ब्रेन का होता है। तो वहां पर हर काम के लिए अलग अलग आरएनए है। तो टीआरएनए भी बहुत सारे हैं। जैसे अब क्या काम है राइबोसोम पे, एक एक कोडॉन को पढ़ा जाएगा। पहला कोडॉन पढ़ेंगे भाई मिथियोनिन लेके आओ, मिथियोनिन लेके आओ, चलो मिथियोनिन को ले आए, राइबोसोम पे रख दिया। दूसरे नंबर का ले आओ सेरिन, ले आओ सेरिन ले आए, फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड के बीच में क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। फिर तीसरा जब अमीनो एसिड लेके आएंगे तो डाइपेप्टाइड हो जाएगा, चौथा लाएंगे टेट्रापेप्टाइड, पांचवा पेंटापेप्टाइड, ऐसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ऐसे एक एक अमीनो एसिड आते जाएंगे और जब वो 1023 मान लीजिए 1021 1022 जो भी जितना भी बनता है उतना लंबा जीन है और उतने उसके 1/3 कोडॉन है। आगे समझ में, उसको 3 के कोडॉन बोलेंगे तो 1/3 बोलेंगे हम लोग। तो वो जो 1/3 वाला जो हिस्सा है उतना जो आ गया अपने आप 300-400 के आसपास, उतना पेप्टाइड बॉन्ड्स बन चुके होंगे। 300-400 पेप्टाइड बॉन्ड बन गए और फिर टर्मिनेशन कोडॉन जैसे ही आया, स्टॉप कोडॉन, कि इसका मतलब आपकी प्रोटीन का निर्माण हो चुका। ये प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। दुकानदार के द्वारा लिस्ट का पढ़ना और एक एक सामान को ला करके डलिया में डालना, बैग में डालना। पूरा बैग जब पैक हो गया तो इसको बोलते हैं एक तरह से प्रोटीन ट्रांसलेशन। उसने ट्रांसलेट किया। यूकेरियोटिक सेल में विशेषता है कि हर एमिनो एसिड के साथ, यानी हर सामान के लिए अलग अलग लड़का निर्धारित कर रखा है उसने दुकान वाले ने। हर सामान के लिए अलग अलग टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है। राइबोसोम 3 तरह के आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए। एमआरएनए समझ में आया? मैसेंजर वाला जो मैसेज लेके गया था, स्क्रिप्ट को लेके गया था, वो पूरा का पूरा क्या हुआ? एमआरएनए। वहां जो राइबोसोम बना हुआ है उसकी बॉडी में एक तो प्रोटीन है और दूसरा राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स को बनाते हैं, राइबोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं। और राइबोसोम की जो दोनों यूनिट है उसके बीच में एक टीआरएनए है जो पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड के लिए जिम्मेदार है। यानी कोडॉन को पढ़ेगा और उसका टीआरएनए जाकर के, यानी कि अगर आपने चाय पत्ती मांगी है तो चाय पत्ती वही वाला टीआरएनए ला के देगा जिससे मांगी है, जिस लड़के से मांगी है। यानी जो हमेशा टीआरएनए जो चाय पत्ती ला के देता है, जो लड़का चाय पत्ती ला के देता है वही ला के देगा। वहां इतने सारे लोग खड़े हैं, ये मान के चलिए, जितने सामान है उतने लोग खड़े हैं, सबके सामने एक सामान की जिम्मेदारी है। वो गोडाउन में से निकाल करके वो वाला सामान ला के देता है। यानी आपके शरीर में जितने अमीनो एसिड्स हैं उतने अमीनो एसिड्स वाले टीआरएनए मौजूद हैं। उनसे जब उस अमीनो एसिड को लाने के लिए कहा जाता है तो 20 प्रकार के टीआरएनए होंगे। आगे समझ में, 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं तो कितने प्रकार के टीआरएनए होंगे? अगर रिपीट हो रहा है बार बार सेरिन, यानी 4 बार सेरिन, तो 4 बार सेरिन लेके आएगा, वही वाला टीआरएनए लेके आएगा। आगे समझ में। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पे भी मेसोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। बाकी ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना गोल्जी होता है। वो कैसी दुकान है? वो गांव की दुकान जैसी होती है। गांव की दुकान में कई बार किचन जो है वो दुकान में ही खुल जाता है ना। आपने देखा हो, एक खिड़की रखते हैं किचन में, कई बार ग्राहक को महिला भी देख लेती है, वही खाना बनाने वाली अपना खाने का काम छोड़ करके दुकान में जाकर के सामान देने लगती है। कोई खरीदार आ गया तो उसने कहा अच्छा मैं दे देती हूँ, रुको भी हाथ धो के आते हूँ। तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसे प्रोटीन बनता है देशी तरीके से, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो एमआरएनए के ऊपर ना तो कोई कैपिंग होती है, न टेलिंग होती है, कुछ नहीं होता है। यानी कि उस महिला को जरूरत है कि लाओ चाय पत्ती दे दो, चाय बनानी, तो वो आदमी वहां से उठा करके उसको खिड़की में से दे देता है। ऐसा होता है। ना कहीं ट्रेवल करना है, ना कहीं जाना है, ना टीआरएनए अलग अलग है, ना इस तरह के तमाम तामझाम है, कुछ भी नहीं है।
सिंपल सी स्टोरी है, हम उसी से अपनी इंसुलिन बनवाते हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ, ठीक है, यानी बैक्टीरिया से बनवाते हैं, क्योंकि लंबे चौड़े प्रोसीजर में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी बहुत लंबी हो जाएगी और कई तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो क्या बता रहे थे कि वो टीआरएनए वाली व्यवस्था वो प्रोटीन बन गई। अब जब प्रोटीन बन गई तो यूकेरियोटिक सेल में बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो प्रोटीन बनने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे दी जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसकी सॉर्टिंग करता है। जैसे टेलर के पास आप जाते हैं, कपड़ा वपड़ा उसने सिल दिया, उसके बाद वो एकदम से पैक नहीं करता, वो उसकी गढ़ी करता है, जहाँ से धागे निकल रहे होते हैं उनको धागों को काटता है, पूरी तरह से ठीक करता है, कहीं से भी कुछ थोड़ा सा भी खराबी होती है तो उसको ठीक करता है, फिर उसको अच्छे से गढ़ी करके पैक करता है, फिर आपको एक उसमें डाल के देता है, पॉली बैग में देता है ना ऐसा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही करता है प्रोटीन के साथ, उसमें शेप देता है, सॉर्टिंग करता है, और फिर उसको दे दिया जाता है गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी उसका पैकेजिंग करता है, कुरियर वाला पैक नहीं करता, अच्छे से करता है ना, तो और रस्सी बांध देता है, रस्सी से बांधता है, उसके बाद बची हुई रस्सी को काट भी देता है। तो ये काम करना है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और बैग के अंदर डाल के पूरी तरह से पैक करना, फिनिशिंग टच देना, ये काम करना है गोल्जी को। और गोल्जी इसको जिस पॉली बैग में पैक करता है उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। अब आपको सारे एक साथ समझ में आ गए होंगे, एक साथ राइबोसोम समझ में आ गया। और इन सब के मूवमेंट के लिए, मोबिलेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये सारी फंक्शन हो रही हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसमें मोबिलाइजेशन हो रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, तो एनर्जी तो खर्च होगी, नहीं तो ये मूवमेंट होगा कैसे, कार्गो जाएंगे कैसे। तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीज़ों के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। और लाइसोसोम उसको ले जा करके सेल के बाहर ब्लड में छोड़ देता है, खुद बाहर नहीं जाता, खुद अंदर ही रह जाता है, ऑटोलाइसिस कर जाता है कई बार, इसलिए उसको सुसाइडल बैग्स कहते थे पहले, अब नहीं कहना चाहिए, ठीक है। उसको क्या करता है, वो जाता है अपनी लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलाता है और ऊपर की लेयर को लाइसिस कर देता है, तो अंदर के प्रोटीन फ्री हो जाते हैं बाहर ब्लड में, और ब्लड उसको वहाँ ले जाता है जहाँ जिस सेल को ज़रूरत है, वहाँ की सेल उसको एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो प्रोटीन काम करने लगते हैं। तो ये इस घटना को पूरे को बोलते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन का बन जाना, इसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। आगे समझ। अब हमको ये प्रोटीन बैक्टीरिया से बनवानी है बायोटेक्नोलॉजी में, तो हम क्या करते हैं कि वो जो इंसुलिन बनवाने वाला जो कट किया है वो प्लाज्मिड को लिया और प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, क्योंकि उसमें रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति है। रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति होने के कारण हम उसके साथ उसको जोड़ देते हैं, किस एरिया को, वो सेगमेंटेड पार्ट जो हमने आइसोलेट किया है, डिजायर्ड डीएनए। कौन सा, इंसुलिन बनाने वाले 153 अमीनो एसिड्स, 51 अमीनो एसिड्स के लिए जो जिम्मेदार कोडॉन है, 153 नाइट्रोजनस बेस वाले बेस पेयर। ये जो हम प्लाज्मिड ले रहे हैं इसका नाम है PBr322, ये 4.2 किलो बेस पेयर की क्षमता वाला है। जैसे हम GSLV और PSLV ले रहे थे, अलग अलग लोड के हिसाब से, पेलोड के हिसाब से, हम मिसाइल लेते हैं अलग अलग वॉरहेड के हिसाब से कि हमारे आगे बॉम्ब कितने किलो का बांधना है, उस हिसाब की मिसाइल अग्नि 3 यूज़ करना है, 4 करना है, 5 करना है। तो वैसे हमने इसको, चूंकि छोटा वेक्टर है, पर छोटा वेक्टर भी कितना है, 4.2 किलो बेस पेयर, 4200 बेस पेयर लोड कर सकता है, यानी ट्रेन में 3 लोग बैठ के जा रहे हैं ठीक है, बहुत बड़ी क्षमता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास वेक्टर ही ये सबसे साधारण प्रकार का, बाकी तो बहुत सारे हैं, तो ये PBr322 लिया हमने, इस पे उसको बिठाया, यानी उसके साथ जोड़ दिया। ये जोड़ना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। अब जो डीएनए बन गया, प्लाज्मिड के साथ में डिजायर्ड डीएनए का टुकड़ा, इंसुलिन का टुकड़ा जोड़ देना, इंसुलिन के जीन को जोड़ देना, क्या कहलाता है, काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं इसको, काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और अब इसको क्या करेंगे, हम किसी बैक्टीरिया को कंफ्यूज कर देंगे। यानी कि कोई आदमी अपने घर का सामान लेने जा रहा है और हमने एक छोटी सी 3-4 सामान लिख के एक स्लिप उसके अंदर लिफाफे में डाल दी, तो जब वो लौट के आएगा तो उसके बास्केट में से वो चीज़ निकाले, क्योंकि वो भी आ ही जाएगी, है ना। यही बायोटेक्नोलॉजी,
कि वो गया ना शॉप पे, और ये शॉप कैसी है, इसमें तो वहाँ पे भी नहीं जाना है, लिस्ट यहीं की यहीं देना है, ट्रेवल भी नहीं करना है ना, क्योंकि न्यूक्लियस भी नहीं होता उसके अंदर। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं, तो कैपिंग होगा ना, स्प्लेसिंग होगा ना, टेलिंग होगा ना, ट्रेवल होगा ना, वो कोई ट्रांसलेट करने के लिए बड़ा सा सिंपल ट्रांसलेशन है, मांगेंगे दे देंगे। तो यही कंफ्यूज, तो बैक्टीरिया कंफ्यूज हो जाता है, बैक्टीरिया को ये लगता है कि ये मेरी सूचना है, क्योंकि उसके साथ हमने उसको बायोलॉजिकली छेड़छाड़ कर दिया उसके अंदर, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया उसको, यही जीएम है, यही जीएम क्रॉप्स है। हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं बैक्टीरिया को प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वो प्रोडक्ट बना देता है। और इंसुलिन जब वो, और दूसरा बैक्टीरिया का लाइफ स्केल, लाइफ का जो टाइम है वो कुछ सेकंड्स का है, तो उसको तो अपनी ज़िंदगी में जितनी प्रोटीन बनानी सेकंड्स में बनानी है, तो हमारी प्रोटीन्स भी सेकंड्स में बनती है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी बनती है बैक्टीरिया से, और बहुत जल्दी जल्दी बनती है। तो बैक्टीरिया ने बहुत सारा प्रोडक्शन करके वो दे दिया, हम वो इंसुलिन को उठा लेते हैं, उसका नाम है ह्यूमुलिन। और अभी जो इन दिनों में इंसुलिन मिल रहा है वो मानव इंसुलिन है, और वो बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ इंसुलिन है। मुझे लगता है आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझ में आई होगी। एथिकल इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, डीएनए बिल पढ़िएगा, लेकिन मैंने प्रोटीन सिंथेसिस, सामान्य जानकारी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को मिलाने की कोशिश की है। तो अभी हम इसको यहीं एंड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वास्ट है, और नैनो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी और बहुत सारे सेक्टर को छोटा छोटा मैं करके अगली बार बताऊंगा। उसके बाद हम लोग 2 क्लासेस के बाद में जब कभी अगला मौका मिलेगा तब टेस्ट की कोशिश करेंगे कि साइंस टेक और जनरल साइंस का कोई टेस्ट जो है आपका रखा जाए, प्रीलिम्स लेवल का ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, चलिए शांति।